नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान अध्ययन का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें चलिए नामकरण का टॉपिक से जो स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का नाम जो है, इसके पहले क्या नाम थे इसके, या फिर और क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। हिस्ट्री चल रही है इसका पहला सेगमेंट जो है भाग 1 का। तो वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। ठीक है, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश, बीकानेर क्या कहलाता था। हम लोगों ने पहले ऊपर भी पढ़ा है ना कि जांगल देश कहा जाता था बीकानेर को। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपाद लक्ष्य, वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग। तो बीकानेर जांगल देश और जो अजमेर और नागौर का मध्य भाग था, इसको क्या बोलते थे? सपाद लक्ष्य, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अजमेर के चौहान थे। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र, कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था। ठीक है, ये तो जनपद ही थे, कुरु, मत्स्य और सूरसेन। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर राज्य और करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत थे। जो इसकी सूरसेन की क्या थी, मथुरा थी ना राजधानी। तो राजस्थान का कौन सा भाग इसमें आता था? भरतपुर, धौलपुर राज्य और करौली राज्य का अधिकांश भाग। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की विराटनगर और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका था। ठीक है, उदयपुर का क्या नाम था? उदयपुर का प्राचीन नाम था शिव और राजधानी क्या थी? मध्यमिका। ठीक है, आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं, नगरी कहते हैं आजकल। ठीक है, यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, मध्यमिका पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण से मेद पाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। ठीक है, कौन सी जाति रहती थी यहाँ पे? मेव जाति। ठीक है, इसको सेव करने का नहीं है शायद। तो जिस कारण से मेद पाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के प्रदेश को बांगड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु या मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरत्रा कहते थे। ठीक है, और सिरोही के हिस्से को आरबुद देश कहा जाता था। जैसलमेर को माड और कोटा को बूंदी को हड़ौती पुकारा जाता था। ठीक है, झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं, वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। किसने किया था? 1800 में किया था। और किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना नाम का प्रयोग। ठीक है, और प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान अथवा राजस्थान रखा। तो राजस्थान नाम किसने रखा? कर्नल जेम्स टॉड। अच्छा, इनका नाम बड़ा फेमस है राजस्थान की, जब भी बारे में आता है तो इन्होंने एक विस्तृत एक बुक ही लिखी है ना, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्राचीन सभ्यताएं। तो राजस्थान और प्रस्तर युग सबसे पहला आ जाएगा इसमें सेगमेंट। राजस्थान और क्या है? प्रस्तर युग। तो राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा उसके क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ और उसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। लूनी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में
मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण और नवीन पाषाण युग है। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही और इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। तो कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मेन सेंटर था, सेंटर कह लो, या फिर सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बेड़च और उसकी सहायक नदियों की घाटी से। बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति का अच्छा प्रकाश पड़ा है। तो कौन कौन से हैं ये? तो एक तो लूनियोन की सहायक नदियों की घाटियों में, दूसरा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियों में, और बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन में नवीन पाषाणकालीन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। और नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समयांतर में जब तांबा और पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें जो मेन स्थान प्राप्त हुए हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे कालीबंगा, नागौर, बागौर। तो सबसे पहले कालीबंगा देखते हैं। यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती, दृष्टद्वती नदियों के तट पर बसा हुआ है। ये मैं बता चुकी हूँ कि सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी और पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, तो इसी के इसी के तट पर क्या कालीबंगा है, जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें से पूर्वी टीला नगर टीला है, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला दुर्गे टीले के रूप में है। तो पूर्वी टीला है वो साधारण बस्ती है, और जो पश्चिमी टीला है वो दुर्ग टीले के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चन छोटे छोटे रूप में आते हैं कि प्राचीरों से, कि जैसे कि कौन एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है, कौन अलग अलग प्राचीर से, कहाँ पे प्राचीर है ही नहीं। तो कालीबंगा इनमें से क्या है, जो दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में है। ठीक है, कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। मतलब पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन, मतलब तीनों रूप में साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन में क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम है। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती हैं। ठीक है, और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ और कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई के असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम में जानी जाती है। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले। तो अग्निवेदियों के एक तो कालीबंगा आता है, दूसरा लोथल आता है। ठीक है, अग्निवेदियों के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बनी कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। ठीक है, कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली हैं। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया है, जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। मतलब सब लोगों ने अलग अलग माना है कि इनका वो कैसे हुआ, ह्रास कैसे हुआ। ठीक है, अच्छा, और ये जो नालियाँ बनाते थे, ये पेड़ के तनों को खोखला कर उसका नालियों के लिए प्रयोग करते थे, और अलंकृत ईंटों का
वो हुआ है। और मेन काली चूड़ियाँ मिलने का कारण यहाँ पे बेंगल था ना, तो इसलिए नाम दिया गया था कालीबंगा। अच्छा, इसके जो अगर उसकी दृष्टि से देखा जाए तो इसकी जो उत्खनन करता थे ये कौन थे कालीबंगा के, तो ब्रजवासी लाल। याद करना हो तो काली चूड़ियाँ लाल चूड़ियाँ, तो काली लाल, लाल ने काली को, तो इस टाइप से याद भी कर सकते हो थोड़े बहुत। ठीक है, तो अब सेकंड है आहड़। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। कौन सी? आहड़ संस्कृति। तो आहड़ संस्कृति किससे रिलेटेड है? बनास। ठीक है, बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। यह ताम्रवती नगरी और धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की अनेक खानों के होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और उसे एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसको? आहड़ संस्कृति को। ठीक है, तो ताम्र युगीन संस्कृति कहलाती है और कौशल केंद्र भी रहा। 500 मीटर लंबे धूल कोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री प्राप्त हुई हैं। और ये आहड़ संस्कृति कहाँ है? उदयपुर में है, उदयपुर जिले में स्थित है। और क्या है? बनास नदी सभ्यता का केंद्र है। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में बृहद परिवार या सामूहिक भोजन की व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों, उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं। इनसे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। इस बनास सभ्यता की व्यापकता और विस्तार गिलूंड, बागौर और अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन और कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बैराट। चलो इसको भी अब इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। बैराट क्या है? वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बैराट का महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है। बैराट का किससे? विराटनगर से। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी। ठीक है, यहाँ की बीजक डूंगरी से कैप्टन वर्ट ने अशोक का भ्राभु शिलालेख खोजा था। कहाँ से खोजा था? बीजक डोंगरी से। ठीक है, ये पहाड़ी है, यहाँ से खोजा था कैप्टन वर्ट ने। इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर और जो गोल मंदिर है और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्ययुगीन है। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांतता मेहर कुल ने बैराट का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युवान चुआंग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया है। तो बैराट का उल्लेख कौन से यात्री ने किया है? युवान चुआंग था, चीनी यात्री, उसने किया है। ठीक है, सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ठीक है, 3 प्रमुख केंद्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, कालीबंगा, बैराट और थर्ड कौन है? आहड़, ताम्र संस्कृति। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।